वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ और उन्हीं के दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग समेत शोरह आफाक टीटी केसेस अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। हैरान कुल बात है कि नैब में आमदन से ज़ायद असासों और FIA में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सुलेमान शहबाज मफरूर और इश्तिहारी हैं। उनकी गिरफ्तारी के वारंट हैं, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद हैं, जायदाद की कुर्की हो चुकी है। लेकिन बदलते सियासी मंजरनामे में सुलेमान शहबाज बरतानिया में 4 साल खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बिल आखिर पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इस हवाले से फ़िलहाल वो सऊदी अरब में हैं और नैब ने आमदन से ज़ायद असास केस में 30 अक्टूबर 2018 को सुलेमान शहबाज को सबसे पहले तलब किया था। 2018 में ये अमल शुरू हुआ था, लेकिन वो पेशी से सिर्फ 3 दिन पहले मुल्क छोड़कर लंदन चले गए थे। वो दिन और आज का दिन यकीनन बहरहाल अब कुदरत मेहरबान है, आसानियाँ पैदा हो रही हैं। इत्तफाक से सुलेमान शहबाज के वकला ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए पटिशन दायर की। दरख्वास्त आज फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हुई और 24 घंटों के अंदर अंदर फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक ने आज हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। FIA को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया और हुक्म दिया कि सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर तक अदालत के सामने सरेंडर कर दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बार बार कह चुके हैं कि उनका अपने बेटों के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका दावा है कि हमजा और सुलेमान के अकाउंट्स में आने वाली तमाम TT कानूनी चैनल्स के ज़रिए आईं। वो कि जनाब शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले का है, लेकिन उनकी पूरे एतमादी से लगता है कि उनके दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज को भी जल्द क्लीन चिट मिल सकती है। जबकि सुलेमान शहबाज की खुश नसीबी इस वक्त उरूज पर है, वो अपने ख़िलाफ़ करप्शन की तहक़ीक़ात में शामिल अब हो रहे हैं, मगर इससे पहले उनको बार बार बुलाया गया, वो उन्होंने किसी तफ्तीशी अफसर के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और ये एक बहुत ही गैर मामूली बात है। किसी तफ्तीशी अफसर के सामने पेश नहीं हुए, ना किसी अदालत में उनकी पेशी हुई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया है। उनके केस के कलीदी तफ्तीशी अफसर बहरहाल डॉक्टर रिजवान और कलीदी गवाह मकसूद चपड़ासी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। पिछले चंद महीनों के अंदर ये सब कुछ हो गया है। जबकि करप्शन केस के राज अफशा करने वाले सहाफ़ी जिन्होंने उनकी फैमिली के हवाले से जो भी इल्ज़ामात थे, करप्शन के इल्ज़ामात, अरशद शरीफ, उन्होंने अपने मुताद्दिद प्रोग्राम किए थे, वो अब कत्ल हो चुके हैं और कोई भी सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं है जो रुकावट बनती नज़र आ रही हो इस फैमिली के केसेस के हवाले से, ख़ास तौर पर सुलेमान शहबाज के केसेस के हवाले से, जिन्होंने अब फैसला किया है कि वह अदालत के सामने आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की इस केस में बरीयत के बाद साबिक़ मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक़ अब्बासी ने हमें इंटरव्यू में बताया था कि तफ्तीशी खामियों, मनपसंद प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती और चालान का हुलिया अब बिगाड़ दिया गया है पिछले चंद हफ्तों में और इस केस का फैसला मेरिट पर नहीं हो रहा। जो ही रजीम चेंज होती है, सबसे पहला ऑर्डर स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का जुल्करनैन को दिया जाता है कि आप इस पे केस की मजीद पैरवी नहीं कर सकते और उन्हें अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर लगाया, जो प्राइवेट स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, जो कि सबको पता है कि वो नून लीग के चैम्बर के वकील थे। उनको हायर किया गया और उनके प्रोसिक्यूटर लगाया गया। तो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन को पहले एस्टेब्लिश किया गया। दूसरी चीज़ थी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, अली मर्दान इसके बेसिक IO थे, इनके साथ 3 ऑफिसर्स बाकी थे जिनको फ़ौरन पोस्ट करके कराची भेज दिया गया। तो जिस शख्स ने, जिस इन्वेस्टिगेटर ने इस केस को सपोर्ट करना था, वो भी इससे फारग हो गया। और उसके साथ ही इसका जो सेंट्रल जो इंसान था जिसने इसको बनाया बड़ी मेहनत के साथ, डॉक्टर रिजवान, उनकी अचानक मौत वाक़ हो जाती है। हालांकि अदालत को चाहिए था कि इस IO को समन करते और इस IO से इस केस की पैरवी करवाते, तो फिर प्रोसिक्यूटर किसी हद तक जो है वो उसको नैलिफाइड किया जा सकता था। तीसरी बात ये थी कि अगर आपको याद हो तो 173 CRPC के तहत जो चालान पेश किया गया, तो डिफेंस ने एक पॉइंट रेज किया कि जनाब इसमें हमजा शरीफ की और शहबाज शरीफ की वल्दियत और एड्रेस सही नहीं है। तो प्रोसिक्यूटर ने फ़ौरन कहा हाँ जी बिल्कुल सही नहीं है, आप इजाज़त दीजिए कि हम इस चालान को दोबारा सप्लीमेंट्री चालान पेश करें। तो तीसरी चीज़ जो चालान होता है उसको सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया, उसका हुलिया वहाँ पर बिगाड़ दिया गया। लिहाजा प्रोसिक्यूशन में प्रोसिक्यूटर फ्रेंडली, IO इज़ मिसिंग और चालान का अगर हुलिया बिगाड़ दें तो साफ ज़ाहिर है कि जब मेरिट पर किसी चीज़ को सुना ना जाए तो उसका फैसला कैसे मेरिट पे आएगा। साबिक़ मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक़ अब्बासी का ये भी कहना है कि इस केस में न फर्द जुर्म आयद हुई, न गवाहों को पेश किया। उनका ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म भी इस केस में बराह रास्त मुलव्विस थे। इस केस में ना तो फर्द जुर्म आयद हुआ, ना 64 गवाहों में से किसी गवाह को पेश किया गया, 28 अकाउंट में से किसी मैनेजर को बुला के उसकी स्टेटमेंट या उसका बयान नहीं लिया गया। फर्द जुर्म आयद हुए बगैर भी मुजरमों को जो है वो रहा कर दिया गया। जो डिसीजन आया है उसमें यह कहा गया है कि इसमें हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है।
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حمزہ شہباز جو ہیں 2013 سے 2018 تک رمضان شوگر مل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، اور اس کے بعد سلمان جو ہیں ان کے جانے کے بعد 2018 میں سلمان چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، تو ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے۔ شہباز شریف کیونکہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز تھے، وہ چیف منسٹر رہے 2013 سے 2018 کے اس دوران جس کا یہ کیس بنا۔ ان کا میں ایک ہی انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں جہاں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے۔ اورنگزیب بٹ نے 50 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ گلزار احمد چپراسی کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ وہ ان کا ایک ملازم تھا جس کی تنخواہ 12,000 تھی، اور ان کے بیان کے مطابق، اورنگزیب بٹ کے بیان کے مطابق 2013 اور 2018 کے درمیان انہوں نے 1 کروڑ روپیہ تقریباً ادا کیا شہباز شریف کو۔ تو یہاں پہ پولیٹیکل ایکسپوز پرسن جو کہ چیف منسٹر ہیں وہ اس کیس میں ڈائریکٹ جو ہے ایک طرح سے انوالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال نصیب کی بات ہے، قسمت نے پلٹا کھایا ہے، اور اس پس منظر کے بعد اب یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اب سے چند مہینوں پہلے جناب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ سلیمان شہباز اتنے خوش بخت ہیں کہ اس پوری صورتحال میں، اس تبدیلی کی صورتحال میں ان کے مفرور و اشتہاری ہونے کے باوجود وہ وزیر اعظم کے ہمنوا نظر آئے، اور حالیہ دوروں میں جس میں کہ ترکی کا ان کا دورہ تھا، وہ اپنے والد صاحب کے دائیں بائیں نظر آئے، اور سرکاری صدارتی محلوں میں ضیافت کے موقع پر سلیمان شہباز وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستان میں یقینی طور پہ وہ مفرور اور اشتہاری تھے۔